गुड इवनिंग टू ऑल। साउंड जा रहा है प्रॉपर? बताएंगे। गुड इवनिंग टू ऑल। साउंड जा रहा है? चलिए, आज का जो टॉपिक होगा मध्यकालीन इतिहास का होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा इस टॉपिक को। कोर्स का जो प्राइस है आज भर के लिए 499 कर दिया गया है। अगर आसपास आपके जो भी जानकार हैं, कोई अगर कोर्स चाह रहे हैं कि ले लें तो आज ले सकते हैं, क्योंकि कल तक ही था, लेकिन आज भर के लिए कर दिया गया 499। तो जितने लोग हों, अपने लोग जो भी पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग जुड़ जाएं। और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी अगर नए कोर्स में नहीं इन्वॉल्व हुए हैं तो कोशिश करें हो जाए। ज़्यादा फीस नहीं है और आप इस फीस में इतना आपको भरोसा करना होगा कि सबसे बेहतर और सबसे उत्तम आपका जो क्लास होगा। ठीक है, और पिछले बार भी 9, 10, 11, 12 का क्वेश्चन देखिए और हमारा नोट्स देखिए, या हमारा जो पढ़ाया हुआ वीडियो है देखिए, सारा क्वेश्चन आपको लगभग दिखाई देगा। तो 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 जितना मैं करवा रहा हूँ भरोसा करके उतना आपको करना चाहिए। बाद बाकी एग्जाम के बाद देखते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक है तो वो मध्यकालीन इतिहास का होने वाला है। क्योंकि मध्यकालीन इतिहास हमने बोला था कि आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखिएगा 6, 7 का बुक निकालिएगा, या आसपास जो भी आपके कोई बच्चे हों 6, 7 क्लास, तो उसका बुक लेकर के SCRT बुक जो स्टेट गवर्नमेंट का बुक है उसको जरूर आप लोग एक बार जरूर थ्रोली रीड कीजिए। कम से कम आपको टॉपिक पता रहेगा कि क्या क्या वहां पे पढ़ना है। ठीक है, उसको देखिए, उसको पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से 2 से 3 दिन में आप एक क्लास का पढ़ सकते हैं। तो एटलीस्ट आप 6, 7, 8 का जो बुक है, जो 6 to 8 में बैठेंगे, वो एटलीस्ट शायद 7 से आपका होता है हिस्ट्री, देख लेंगे। सामाजिक विज्ञान उससे पहले रहता है, तो हिस्ट्री 7 का हो गया, 8 का हो गया। इन 2 क्लास का हिस्ट्री कम से कम आप लोग अच्छे से थ्रोली रीड जरूर कीजिए। ठीक है, बाकी वही सब टॉपिक को हम डीपली आपको अच्छे से करवा रहे हैं, तो इसीलिए आपको देखना जरूर चाहिए। चलिए, आज शाम का क्लास नहीं ले पाए कुछ कारणवश। चलिए, आज का जो क्लास होगा वो आपका मिडेवल मध्यकालीन इतिहास का होगा। ठीक है, जो लोग अभी तक कोर्स को नहीं लिए हैं जल्द से जल्द ले लें, फायदा में ही रहेंगे। बहुत ज्यादा फायदा में रहिएगा आप लोग। जो कोर्स आपको मैं करवा रहा हूँ इतना सस्ते पे, आप उसको लाखों खर्च करके भी नहीं पा पाइएगा, इतना जान लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि ये सारे नोट्स हैं वो आपके सिविल सर्विस लेवल के नोट्स हैं, कोई आम नोट्स नहीं है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा। ये सारे नोट्स जो हैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे दक्षिण भारतीय इतिहास, उससे भी पहले हम लोग जो है पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास का काल लगभग 7वीं सदी तक है। सर, बीपीएससी में कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है? चलिए, अभी टीचर के एग्जाम का तैयारी करवा रहे, कौन से सेक्शन से पूछता है एनालिसिस कीजिए।
बीपीएससी का सेक्शन यही है आपका, हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, करेंट हो गए, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए यहां पर हम लोग आते हैं, मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानेंगे। चूंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था दक्षिण भारतीय इतिहास के बारे में, वो तो अपना एक अलग कहानी है दक्षिण भारत का, लेकिन मध्य और कह सकते हैं कि उत्तर भारत, जहां पर आपका दिल्ली सल्तनत दिल्ली से चलता है, उससे पहले जो है कुछ यहाँ पर आप पढ़े होंगे कि जो आपका प्राचीन भारतीय इतिहास है वो लगभग 7वीं सदी तक चलता है, हर्षवर्धन के काल तक मेन रूप से मान के चलिए। उसके बाद छोटे मोटे जो है आक्रमणकारी आते हैं, लगभग 8वीं से 10वीं 11वीं सदी तक, जो कि उनका मेन उद्देश्य होता है लूटपाट करके चला जाना। यहाँ पे आते हैं, आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, जो सोना चांदी जो भी मंदिर से हीरा जवाहरात मिलता है वो सब लूटपाट करके अपना चले जाते हैं। तो उनका उद्देश्य मेन रूप से यहाँ पे शासन करना नहीं होता है। उसी कड़ी में अभी सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत पढ़ने से पहले हम लोग एक बैकग्राउंड बनाएंगे कि आखिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने से पहले की जो स्थिति थी वो क्या थी, कौन सा अरबी मुसलमान सबसे पहले आया, कौन सा तुर्की मुसलमान सबसे पहले आया, और किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत पे उन्होंने कब्जा किया, ठीक है, और उस समय दिल्ली में किसका शासन चल रहा था। तो ये इन सब तथ्यों को आज थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे और कोशिश करेंगे कि दिल्ली सल्तनत मैक्सिमम पार्ट आपका हो जाए, मेरा प्रयास यही रहता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व के राजनीतिक स्थिति जो था देश का वो क्या था। सबसे पहले देखिए, अगर मध्यकालीन समय की बात करें, अगर प्राचीन में तो हम लोग जान ही रहे थे, सबसे पहले आपके यूनानी आए, ठीक है, और अगर मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो यहां पर सबसे पहले अरबी लोग आए, और अरब जो है सऊदी अरब जिसको बोलते हैं, अरब से लोग आए, अरबी मुसलमान आए, और वह एक प्रकार से आक्रमणकारी थे। उनका मेन उद्देश्य था अटैक करके लूटपाट करके अपना मध्य एशिया जो भी है अरब वहां चला जाना, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, अरब पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। अगर पूछेगा तुर्की और अरब में से कौन पहले आए थे मुसलमान में, तो अरब मुस्लिम जो है सबसे पहले आए थे। अरब मुसलमान भारत पे अटैक करने वाले पहले मुसलमान हैं जो कि भारत पर अटैक किया था, ठीक है। तो याद रखना है कि अरबी पहले मुसलमान हैं जो कि भारत पे अटैक किए थे। ये कई बार कंफ्यूज करा देगा आपको, तुर्की मुसलमान आए कि अरबी आए। याद रखना है आपको, अरबी पहले आए, ठीक है। उसमें चर्चनामा जो एक ग्रंथ है उसमें जो है अरबों के आक्रमण के बारे में विशेष जानकारी मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि मध्यकालीन समय का जो अरबियों का आक्रमण हुआ है, अरब लोग जो आए हैं, वह उसकी चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है, जिससे पता चलता है। उसका नाम है चचनामा। क्या नाम है? चचनामा से यह जानकारी मिलती है कि अरबी लोग जो है भारत पर अटैक किए और कैसे के, ये भी, ठीक है। प्रथम अरब आक्रमण जो है वो उनका नाम है खलीफा उमर के समय में 636 ईस्वी में, जो बंबई, अभी मुंबई हो गया लेकिन उस समय बंबई हुआ करता था। बंबई के निकट एक थाने, जो कि बंबई से थाने सबसे पहला रेलवे भी चला है, नामक स्थान पर हुआ था, जो कि असफल रहा। यानी जो आक्रमण खलीफा उमर के समय में हुआ था, और उसने लगभग 636 ईस्वी कह सकते हैं, एक तरफ वहां पर जो है कन्नौज पे थानेश्वर में किसका शासन चल रहा होगा, तो हर्षवर्धन का, लेकिन वो असफल रहता है, वो जीत नहीं पाता है। चलिए, फिर 712 ईस्वी में, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने, किसने, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया, और सबसे पहले उसने थट्टा के पास देवल बंदरगाह को अपने अधीन करना चाहा। तो सफल मुसलमान कौन था जो कि भारत पर सफलता प्राप्त किया, यानी आक्रमण किया और उसको जीत लिया सिंध प्रदेश को, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि प्रथम मुसलमान आक्रमणकारी कौन था जिसने भारतीय क्षेत्र को विजिट किया था और भारत का जो कोई पार्ट था उसको हासिल किया था, तो वह मुसलमान जो है वो उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। अरबी मुस्लिम है, अरबी मुसलमान है। चलिए, उसके बाद है सिंध का शासक दाहिर था, और उसकी राजधानी क्या थी उस समय, तो एल्लोर थी। उस समय यहाँ पे किसका शासन चल रहा था,
दाहिर का शासन चल रहा था और उसकी राजधानी क्या थी, तो एल्लोर थी। अरबों ने शून्य की जानकारी भारतीयों से लेकर के, चूंकि आपको पता होगा प्राचीन समय में ही आर्यभट्ट ने शून्य की खोज कर दी थी, और जो सिंध के शासक यहाँ पर जो है अरबी जो जब आए सिंध पर अटैक किए, सिंध के शासक को हरा करके, तो उन्होंने यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जानकारी जो है शेयर किया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि शून्य का ज्ञान अरबियों के माध्यम से ही यूरोप वासियों को पता चला था, और वह शून्य का ज्ञान भारत से ही सीखे थे। ठीक है, तो शून्य का आविष्कार भारत में ही हुआ, याद रखिएगा। आर्यभट्ट जिसको जाना जाता है, आर्यभट्ट को शून्य के आविष्कारक के रूप में। पहली बार जजिया, ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार जजिया जो कर है वो लगाने वाला शासक कौन बनता है, मोहम्मद बिन कासिम। और प्रथम मुस्लिम आक्रांता भी है जिसको कि सिंध प्रदेश में सफलता मिलती है। ठीक है, ऐसे इससे पहले भी आक्रमण जो होता था, उससे पहले भी भारत और अरबों के बीच में व्यापार वाणिज्य के संबंध थे, लेकिन किसी क्षेत्र विशेष को जीतने के उद्देश्य से वो लोग नहीं आते थे, यानी अटैक का उद्देश्य नहीं होता था, बल्कि अरबी लोग यहाँ पर वाणिज्य व्यापार करने के लिए आते थे। उनका उद्देश्य व्यापार हुआ करता था। क्योंकि अगर आप देखिए मेसोपोटामिया का जो संबंध है वो हड़प्पा सभ्यता से ही है। तो मेसोपोटामिया है कहाँ, तो मध्य एशियाई देश में ही पड़ता है, इराक, ईरान, फारस वाले क्षेत्र, मेसोपोटामिया। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि अरबों से हमारा व्यापार अरबी वासियों से बहुत पहले से था, लेकिन वो लोग केवल व्यापारी के उद्देश्य से, व्यापारिक दृष्टिकोण से आते थे, या हमारे देश के जो भी व्यापारी लोग जाते थे, लेकिन उनका उद्देश्य शासन करना या उसको अटैक करके लूटना पाटना नहीं था। ये तो आगे चल करके अरबी आक्रमणकारी आते हैं और उनका उद्देश्य भारत में लूटना पाटना रहता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अरब के लोग व्यापार वाणिज्य के सिलसिले में भारत के तटीय प्रदेशों में आते थे। अब दूसरा नंबर पे अरबी मुसलमान को जो उनका मेन उद्देश्य था लूटपाट करके चला जाना, उनका कोई उद्देश्य यहाँ पे आकर के शासन करना नहीं था। वो लोग केवल लूटने आते थे और लूट करके अपना चले जाते थे, अपना विजिट करके वहां से टैक्स वसूली करते थे। अब आ जाते तुर्कों का आक्रमण। अरबों द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य तुर्कों ने पूरा किया। जो अरबियों ने शुरुआत किया था उस कार्य को तुर्कों ने पूरा किया, और गजनी वंश जो कि यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है, उस वंश का संस्थापक था अल्पतगीन। कौन था? अल्पतगीन था। उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था, और अल्पतगीन का ही दामाद था सुबुक्तगीन, ये याद रखिएगा, जिसने भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किया। अगर पूछेगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था, तो याद रखना है सुबुक्तगीन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अगर पूछे आपको अरबी, ठीक है, तो वहां पर आपको किसका नाम देना है, तो मोहम्मद बिन कासिम का नाम देना है। अगर यहां पर पूछे तुर्की मुसलमान, तो सुबुक्तगीन का नाम देना है। कंफ्यूज हो जाइएगा, याद रखिएगा, पहले अरबी आए, मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर तुर्की आए जिसमें सुबुक्तगीन आया, सुबुक्तगीन आया, याद रखिएगा, ये सुबुक्तगीन का नाम नहीं भूलिएगा। हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित कर किया था वो। ठीक है, तो इनका उद्देश्य केवल और केवल था लूटपाट करना, अपना लूटपाट करके चले जाते थे। अब आते हैं महमूद गजनबी, जो कि भारत पर कितने बार अटैक किया, तो 17 बार अटैक किया, एक दो बार नहीं। और उसका उद्देश्य क्या होता था कि यहाँ के मंदिरों में, खास करके दक्षिण भारत के मंदिर में, दक्षिण पश्चिम का जो एरिया था भारत का, वो सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र हुआ करता था। बहुत ज्यादा संख्या में मंदिरों में सोना रखे जाते थे, और ये लोग आकर के लूटपाट करके वो सोना चांदी हीरा जवाहरात जो होते थे लूट करके चले जाते थे। तो महमूद जो गजनबी आया, उसका मेन उद्देश्य यहाँ पर क्या था, लूटपाट ही करना। चलिए, सुबुक्तगीन की विजयों से उत्साहित होकर के, चूंकि अगर एक आदमी को फायदा हासिल होता है कहीं पे अटैक करने से, तो दूसरा भी सीख जाता है। ठीक है, तो सुबुक्तगीन का जब विजय देखा, तो उससे उत्साहित होकर महमूद गजनबी 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर कुल 17 बार अटैक किया। कितने बार अटैक किया? 17 बार अटैक किया। ठीक है, एक दो बार में 17 बार लूट करके ले गया। सबसे प्रमुख जो उसका माना जाता है वो सोमनाथ का मंदिर वाला कहानी, जो 1025 ईस्वी में होता है। सोमनाथ मंदिर को जो लूटता है वो सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं इसके घटनाक्रम में है।
मोहम्मद का प्रमुख उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना था। महमूद गजनबी के दरबारी इतिहासकार उतबी ने उसके आक्रमणों को जिहाद बताया। तो वह उद्देश्य दारुल इस्लाम, ठीक है, दारुल हर्ब, यहां पर मेन उद्देश्य उसका जिहाद होता था, मतलब अपने धर्म के लिए वो करता था, जो भी हो, ठीक है, ऐसा उतबी इतिहासकार बताए हैं। मोहम्मद का सर्वाधिक उल्लेखनीय आक्रमण जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि सोमनाथ मंदिर पर कब अटैक किया था, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर, और किसने अटैक किया था? तो महमूद गजनबी ने अटैक किया था 1025 ईस्वी में। कब किया था? 1025 ईस्वी में। और ये है कहां? सौराष्ट्र में पड़ता है, गुजरात के समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ या सोमेश्वर की मंदिर है, जो कि भगवान शिव की मंदिर है, उस पर अटैक किया था 1025 ईस्वी में, और पूरा जो भी मंदिर का सोना चांदी हीरा जवाहरात था उसको लूट लिया था, ठीक है। और उस समय वहां का जो शासक था गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र का, भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम था। किताबुल हिंद का लेखक, ये भी क्वेश्चन पूछा था, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल-बरूनी। अल-बरूनी से एक क्वेश्चन यही पूछा था आपके जो बीपीएससी टीआरई एग्जाम में, अल-बरूनी, ठीक है। तो अल-बरूनी जो है महमूद गजनबी के साथ ही भारत आया था, और वह एक लेखक है, एक राइटर है, और भारतीय संस्कृति के बारे में लिखता है, हिंदुओं के बारे में लिखता है कि उनकी मानसिकता क्या है, किस प्रकार से वो पर्व त्योहार मनाते हैं, किस प्रकार से जो है पान खा के जहां तहां थूकते हैं, होली में किस प्रकार से जो है गोबर लेपते हैं एक दूसरे के सर, पूरा वर्णन किया। सामाजिक मतलब स्ट्रक्चर जो है मध्यकालीन समय का, उसने अल-बरूनी ने किताबुल हिंद में बहुत अच्छे से पेश किया है, ठीक है। सती प्रथा का भी जिक्र किया है उसने। तो कहने का अर्थ है कि किताबुल हिंद जो है आपका जो है महत्वपूर्ण यहाँ पे ग्रंथ हो जाता है, और जिसमें कि अल-बरूनी ने भारतीय मध्यकालीन समय के इतिहास के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। और वह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। याद रखेंगे किसके साथ अल-बरूनी भारत आया था? तो गजनबी के साथ आया था। और किताबुल हिंद, किताबुल हिंद उसकी रचना है, याद रखिएगा। किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो महमूद गजनबी की रचना है। किताबुल सॉरी अल-बरूनी की रचना है। किताबुल हिंद किसके समय में आया था? तो महमूद गजनबी के साथ ही आया था 1025 के आसपास, ठीक है। उसके बाद देखिए शाहनामा के लेखक, ये भी क्वेश्चन, देखिए राइटर का नाम इतिहास में जरूर याद रखिए। शाहनामा का लेखक फिरदौसी, फिरदौस या फिरदौसी भी उसी का दरबारी कवि था। महमूद गजनबी अपने साथ बहुत सारे कवि साहित्यकार को भी रखता था, ठीक है। तो जो शाहनामा के जो लेखक हैं फिरदौसी, वो भी जो थे वो इसी के दरबार में, महमूद गजनबी के दरबार में ही रहते थे। और 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई थी। महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई? 1030 ईस्वी में, ठीक है। तो मृत्यु तो हो गई, लेकिन इसने आने वाले जो आक्रांता थे, तुर्की मुसलमान थे, उनको जो है कह सकते प्रोत्साहन दे दिया, चूंकि यह बहुत ज्यादा संख्या में यहां से धन लूट करके ले जाता था, जिससे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हुए। और आने वाले समय में महमूद गजनबी को ही देख करके आगे चल करके मोहम्मद गोरी भी भारत पर अटैक करता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। कई बार पूछेगा कि मोहम्मद गोरी का अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम जो है शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी भी उसी का नाम है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कहानी जानेंगे। और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप लोग नाम सुने ही होंगे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के साथ जब प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गोरी का, तराइन का 1191 ईस्वी में, तो प्रथम युद्ध में आपको पता होगा मोहम्मद गोरी हार जाता है। और जीत कौन जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान। अगर पूछेगा जो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हराता है उसका नाम पृथ्वीराज तृतीय भी है, ठीक है। पृथ्वीराज उपाधि हुआ करता था, याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जो आप बोलते हैं ना, वो पृथ्वीराज तृतीय थे, वो राजा की उपाधि हुआ करती थी, ठीक है। और इनके पीछे कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, संयोगिता की प्रेम कहानी है पृथ्वीराज चौहान के बीच का। तो कहीं ना कहीं जयचंद जो रहता है संयोगिता का पिता, ठीक है, तो वो इसमें करी का काम करता है और मोहम्मद गोरी को बुलाने का काम
दोबारा, ठीक है, क्योंकि एक बार तो हार के मोहम्मद गोरी चला जाता है, लेकिन उसको जयचंद जो रहता है वो बुलाता है और बोलता है कि अटैक करो, हम तुम्हारे साथ देंगे, ठीक है। फिर दोबारा मोहम्मद गोरी 1192 में तराइन का युद्ध करता है और फिर दोबारा पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी भी आप लोग सुने होंगे, जानते भी होंगे। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता जयचंद की ही बेटी होती है और यहाँ पर जो है प्रेम विवाह होता है जबरदस्ती तरीके से। पृथ्वीराज चौहान जबरदस्ती शादी करते हैं, चूंकि उस समय क्या होता था कि जब शादी विवाह होती थी तो कन्या का क्या होता था कि बरमाला जो होता है तो उसमें पूरे जितने भी आसपास के शासक होते थे उनको बुलाया जाता था और फिर उसमें से जिसको भी कन्या पसंद करती थी राजकुमारी, उससे उसका विवाह करा दिया जाता था। तो चूंकि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता एक दूसरे को पहले से जान रहे थे, संयोगिता का भी इच्छा था पृथ्वीराज चौहान से ही विवाह करे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं जाता है उस ये बरमाला जो होता है वहां पर, ठीक है। तो लेकिन आगे चल करके पृथ्वीराज चौहान जाते हैं और फिर वहां से संयोगिता को लेकर के जाकर के शादी करते हैं, ठीक है। और कोई भी शासक इनका विरोध नहीं कर पाया, चूंकि 1191 में इन्होंने मोहम्मद गोरी को हरा रखा था। तो अपने आप में जो विदेशी आक्रांता को हराने वाला शासक का महत्व बहुत ज्यादा था उस समय, चारों दिशा में इनका नाम गूंज रहा था पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है। तो ये सब कहानियां हैं, आप लोग जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा हमने आपको सुना दिया। तो वही बदला लेने के लिए जयचंद जो है दोबारा, ठीक है, मोहम्मद गोरी को बुलाता है। चलिए, 12वीं सदी के मध्य में गोरी वंश का उदय हुआ। गोरी साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान था, ठीक है। उत्तर पश्चिम का ये सब तो मध्य एशियाई देश से, या अफगानिस्तान, इराक, ईरान जो भारत देश है। मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्क राज की स्थापना की। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था मुल्तान पर, ठीक है। और मुल्तान से आगे बढ़ते हुए उसने गुजरात पर भी आक्रमण किया था, लेकिन उस समय गुजरात का जो शासक था भीम द्वितीय था, उससे मोहम्मद गोरी हार जाता है। तो कई बार पूछेगा कि भारत में मोहम्मद गोरी को हराने वाला प्रथम शासक कौन था, तो कई लोग पृथ्वीराज चौहान मार देते हैं, गलत हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान बाद में युद्ध होगा 1191 में, उससे पहले 1175 ईस्वी में उसको हराने वाला भीम द्वितीय था, जो कि सौराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में शासन कर रहा था। और इसी का जो पिता रहता है भीम प्रथम, उसके समय में कौन आता है, तो महमूद गजनबी, जो कि सोमनाथ का मंदिर को लूटता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसका बेटा तैयार है भीम द्वितीय हराने के लिए और इसको हरा भी देता है, किसको, मोहम्मद गोरी को। अब देखिए 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध होता है। तब तक जो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में है, दिल्ली के एरिया में किसका शासन रहता है, तो पृथ्वीराज चौहान का शासन रहता है, ठीक है। तो तराइन का जो युद्ध होता है पृथ्वीराज तृतीय, उसका क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान हम लोग बोलते हैं, वो वास्तव में पृथ्वीराज तृतीय है, के साथ युद्ध होता है मोहम्मद गोरी के बीच में, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी जो है हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। यहां से मोहम्मद गोरी बच निकलता है, ठीक है। ऐसे भी जो हिंदू शासक थे, राजपूताना जो शासक थे, उतना क्रूरता के साथ बिहेव नहीं करते थे अपने हारे हुए दल के साथ, जो विपक्ष का जो भी शासक होता था उसके साथ। लेकिन 1192 ईस्वी में फिर जब दोबारा अटैक करता है पूरे तैयारी के साथ, कौन, मोहम्मद गोरी। और फिर यहां पर क्या होता है, तराइन का जब द्वितीय युद्ध होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। उसने क्या किया, उसने मोहम्मद गोरी के आंखों को निकाल दिया, दोनों आंख निकाल दिया, गरम सरिया डाल के आंख निकाल दिया, आप सोच सकते हैं, अंधा कर दिया। चंद्रबरदाई इन्हीं के साथ रहता है, कहा जाता है। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। पृथ्वीराज रासों की जो रचना करता है चंद्रबरदाई, इन्हीं का दरबारी कवि था, तो इसके साथ जो है जाता है। और आपने सुना होगा कि किस प्रकार से उसने मोहम्मद गोरी की हत्या किया। अब ये पृथ्वीराज रासों में इस तरह की कहानी लिखी गई है, अपना बखान या तो स्वयं किया है,
ठीक है, चंद्रबरदाई ने, या क्या सच्चाई है अभी तक इतिहास में ये जो है धुंधला सा है, स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो वहां पे आपने सुना होगा कि जब इनका आंख निकाल दिया जाता है तो इनको शब्द वेदी बांध चलाने आता है, यानी आंख में पट्टी बांध करके भी सही निशाना जो लगा दे, शब्द वेदी, शब्द या आवाज के साउंड पर ही। ठीक है, तो ये इनको आता था, और ये बार बार जो है चंद्रबरदाई मोहम्मद गोरी को बोलता था कि हम अपने शासक के बारे में बड़ाई किया करता था। एक बार मोहम्मद गोरी बोला, चलो हम भी देखते हैं कि तुम्हारा शासक कितना जो है शब्द वेदीवान चलाने आता है, क्या है नहीं है। ठीक है, उसने बोला हम जल में एक मगरमच्छ को रखते हैं, अगर वह उसकी आंख में तीर मार देगा तो हम तुम दोनों को रिहा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब यहां बदला लेना था। ठीक है, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान बदला लेने वाले थे, किससे? मोहम्मद गोरी से, कहा जाता है। और फिर तैयारी हुआ, तालाब में जो है मगरमच्छ को भी रखा गया, और वहां पर पृथ्वीराज चौहान भी जाते हैं। ठीक है, और उसी दरमियान चंद्रबरदाई कविता के माध्यम से, वह कविता में ही बोल देता है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रधान, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। और यह कहा जाता है कि यह जो कविता है यह केवल उन्हीं को समझ में आता है। पृथ्वीराज चौहान को पूरा उसका एकदम जगह बता दिया था कि मोहम्मद गोरी कितने दूरी पे है, 4 बांस की दूरी पे है, 24 गज है वहां से। ठीक है, और 8 उंगली पर है, उंगली भी बता दिया गया था। ठीक है, ऐसा चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में अपना चर्चा किया है। चलिए, तो वहां पर फिर मोहम्मद गोरी भी मारा जाता है, लेकिन कई इतिहासकार इससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गोरी को दूसरे तरीके से जो है वो हत्या होती है। चलिए, तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक और कलमा खुदा रहता था। जो मोहम्मद गोरी सिक्का जारी करता था तो उसमें एक तरफ जो है कलमा रहता था, और दूसरी तरफ जो माता लक्ष्मी है, धन की देवी, उनका आकृति रहता था। तो कई बार पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि किसके सिक्के पे जो मां लक्ष्मी या धन की देवी लक्ष्मी का आकृति अंकित रहता था, तो मोहम्मद गोरी के ही सिक्कों पे रहता था। ठीक है, और मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे कि दिल्ली सल्तनत का कह सकते, संस्थापक तो इसको नहीं माना जाता है, लेकिन शुरुआती चरण का जो शासक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, दिल्ली सल्तनत को निर्माण करने वाला। लेकिन वास्तविक निर्माता के रूप में इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि यह अपने आप को सिपह सालार घोषित किया था, कभी अपने आप को शासक या सुल्तान घोषित नहीं किया था, लेकिन इल्तुतमिश को सुल्तान की पदवी दी गई थी। तो दिल्ली सल्तनत का अगर पहला सुल्तान की बात करें तो वह इल्तुतमिश में ही जाएगा, इल्तुतमिश ही मारिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं मारिएगा, क्योंकि यह सिपह सालार के रूप में ही रहा, कभी अपने आप को यह वहां का शासक नहीं घोषित किया, इसीलिए। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अब यहां से आपका दिल्ली सल्तनत मेन रूप से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब एक ट्रिक है, गुल खिले तो सूंघ लो। क्या है? गुल खिले तो सूंघ लो। ट्रिक बता देते हैं, याद रखिए, या गुलाब खिले तो सूंघ लो। गुलाब जब खिलेगा तो आपको क्या करना है? गुलाब खिलेगा तो आपको सूंघ लेना है। क्या करना है? सूंघिएगा, गुलाब तो सूंघने। गुल खिले तो या गुलाब खिले तो सूंघ लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुलाब का गंध अच्छा लगता है बहुत लोगों को, और सबसे पहले जो परफ्यूम बनाया गया था वो गुलाब के पंखुड़ी से ही बनाया गया था। और दिल्ली के ही ये मध्यकालीन इतिहास में ही इसकी चर्चा है कि दुनिया में सर्वप्रथम जो है इत्र जो बनाए गए थे वो भारत में ही बना था, और मध्यकालीन समय में ही बना था। उस बेगम का तो नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है, मरियम उजमानी या कुछ नाम था, याद नहीं है, कोई थी जिसने की इत्र का निर्माण। आप लोग को पता होगा तो बता देंगे कमेंट सेक्शन में। तो यहां पे याद रखना है, गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश। सबसे पहले आएगा आपका गुलाम वंश, उसके बाद आएगा खिलजी वंश। क्या आएगा? खिलजी वंश। उसके बाद आएगा खिले तो फर तुगलक वंश। उसके बाद सैयद वंश। सबसे लास्ट में आएगा लोदी वंश। इब्राहिम लोदी को बाबर हत्या करके, युद्ध में हरा करके
ठीक है, मुगल वंश का नींव डालेगा। नूरजहां की माँ, बिल्कुल सही बात है। नूरजहां की माँ का नाम बताइए क्या? नूरजहां की माँ तो थी असमत बेगम या कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है। आगे ऐसे आएगा तो हम चर्चा कर देंगे। शायद असमत बेगम या कुछ नाम था, ध्यान से उतर रहा है, क्योंकि मुस्लिम नाम याद करना बड़ी कष्टकर होता है, इतना याद रहता नहीं। चलिए, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आपका बैकग्राउंड बन गया है। अब आप दिल्ली सल्तनत को अच्छे से समझिए। दिल्ली सल्तनत आखिर क्या है, उसके बारे में अब आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, असमत बेगम तो हम भी तो बोल रहे हैं असमत बेगम। चलिए, असमत बेगम ही होगी। चलिए, अब गड़बड़ भी होगा तो आप लोग अपना सुधार लीजिएगा, उतना याद मुझे नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत काल 1206 से 1526। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर जीत जाता है, और फिर वहां पे मुगल वंश का नींव पड़ जाएगा। तो उससे पहले की जो घटना है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। कोशिश रहेगा मेरा कि आपका पूरा अच्छे से हो जाए, लेकिन जहां तक होगा अच्छे से होगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन कोई छूटे ना, और लगभग क्वेश्चन आपका जो भी पूछा जाए वो आसानी से आप लोग बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का जो गुलाम होता है उसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोहम्मद गोरी ने इसको खरीदा था, गुलाम पहले खरीद बिक्री होता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था किसने? मोहम्मद गोरी ने। वह 1206 से 1210 ईस्वी तक ही रह पाता है, चूंकि पोलो खेलते हुए जो चौगान होता है, घोड़े पर खेलते हैं लोग, उसमें गिर जाता है वो और उसकी मृत्यु हो जाती है। 1206 से 1210 ऐसे यहाँ पे हमारा गुलाम वंश जो चलेगा वो मेन रूप से कब तक चलेगा, तो याद रखिएगा 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक आपका चलेगा। कौन सा वंश? तो गुलाम वंश आपका 1206 से 1290 ईस्वी तक चलेगा। गुलाम, गुलाब खिले। अब खिलाना है आपको खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 रहेगा, 30 वर्ष का ही रहेगा। मेन रूप से दो शासक आएंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने नाम सुना है। ठीक है, उसके बाद आपका तुगलक वंश। गुल खिले तो तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ये सब शासक के बारे में हम लोग 1320 से 1414। अगर पूछे क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा पीरियड किसका रहा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा तुगलकों का ही था। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज्यादा दिन तक शासन किसने किया है? तो याद रखना है आपको, तुगलकों ने ही सबसे ज्यादा शासन किया है। भूलना नहीं, आपको एकदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का। सबसे ज्यादा जो शासन काल रहा है 1320 से 1414 ईस्वी तक, वो तुगलकों का रहा है। देखिए लंबा पीरियड भी है। उसके बाद सैयद, सैयद वंश में केवल संस्थापक पूछेगा और कुछ ने पूछा आज। और लोदी वंश में सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, दो ही शासक के बारे में। पानीपत का जो युद्ध होता है प्रथम, और सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर का स्थापना करता है। ठीक है, गज सिकंदरी जिसने बनाया था भूमि का पैमाना, इसलिए लोदी वंश अंतिम गुलाम वंश का शासक के रूप में हम, दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में लोदी वंश को जानते हैं। ठीक है, इसमें बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सैयद वंश में खिज्र खां जो कि संस्थापक है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे।
यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इलवरी, ये आपका इलवरी जो मुस्लिम है वही है, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, इल्तुतमिश यहाँ पे छूट गया है, इल्तुतमिश। चूंकि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, उसकी बेटी रहती है रजिया, बीच में और भी शासक आते हैं कमजोर शासक, जैसे इल्तुतमिश का ही बेटा था बहराम शाह, रजिया सुल्तान के मरने के बाद बनता है। बहराम शाह के बाद जो नसरुद्दीन महमूद बनता है 1246 से। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि छोटे मोटे शासक हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब मेन शासकों का यहाँ पे जिक्र किया गया। चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझिएगा, वही ट्रिक लिखा हुआ है, गुल खिले तो सूंघ लो। जब पूरा आपको पढ़ा देंगे तो नोट्स ऐसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या हमने पार्ट वाइज आपको दिया है, लेकिन आपको एकत्रित करके सारा जो है मध्यकालीन इतिहास के 25-30 पेज में होगा मुश्किल से, उसको आपको दे दिया जाएगा, आप लोग अच्छे से उसको कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार अगर आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ना तो इतिहास सबसे आसानी से बनेगा, इतना जान लीजिए। और ये अगर पढ़ लेते हैं तो इसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, कभी कभी साल में एक आध बार रिवीजन कर लिया कीजिएगा। चलिए, प्रारंभिक तुर्क गुलाम वंश 1206 से 1290। सबसे पहला गुलाम में हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक से 2-3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में आप देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का क्वेश्चन एक दे ही देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, जो नया राज्य बनाया, वह आपको संस्थापक के रूप में जाना जाता है, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं। ठीक है, और इसके समय में लाहौर राजधानी थी। इसके समय में जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहां हुआ करती थी? लाहौर। यह बहुत ही उदार प्रवृत्ति का था, दानवीर भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा दान दिया करता था, लाखों दान में दे दिया करता था उस समय, अभी की बात नहीं है, उस समय का लाखों का बहुत ज्यादा महत्व हुआ करता होगा, इसीलिए इसको लाख बख्श भी कहा गया, जो कि लाखों में दान दे देता है। और एक बात सोच सकते, ये चाहता तो अपने आप को दिल्ली सल्तनत का मालिक या शासक घोषित कर सकता था, लेकिन इसने अपने आप को दिल्ली सल्तनत का शासक कभी घोषित नहीं किया, यह सिपा सालार के रूप में ही रहा। चलिए, सुल्तान की पदवी ग्रहण नहीं की, यह चाहता तो इसी बात से आपको लग सकता है यह कितना उदार कुतुबुद्दीन ऐबक था। खुद को गौरी का सिपा सालार या सेवक कहता था, अपने आप को कभी शासक के रूप में नहीं देखा। 1210 ईस्वी में दुर्भाग्यपूर्ण जो हॉर्स पोलो होता है, चौगान खेलते हुए यह गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु होती है, लाख बख्श किसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही नींव डाला था, कुतुब मीनार। ठीक है, मीनार का जो कुतुब मीनार जो है दिल्ली में, उसका नींव इसने डाला था। कुतुब बख्तियार काकी जो थे, उसके एक सूफी संत रहते हैं, उसी के नाम पर इसने डाला था। तो कई बार पूछेगा किस सूफी संत ख्वाजा के लिए इसने कुतुब मीनार बनाए थे, तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, सूफी संत हैं, ख्वाजा। ठीक है, उन्हीं के याद में इसने कुतुबुद्दीन की नींव डाली थी, लेकिन पूरा इल्तुतमिश करवाता है। आगे चल करके जो मीनार टूट गया, तो आगे चल करके जो शासक होते हैं फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, उसको ठीक करवाता है। ठीक है, तो कुतुब मीनार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको चर्चा कर दिया। कुतुबुद्दीन खत्म, कुतुबुद्दीन से इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब आइए इल्तुतमिश के बारे में जानिए, इल्तुतमिश कौन था? ठीक है, तो इल्तुतमिश याद रखिएगा,
वास्तव में ये भी गुलाम था। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था मार्केट से। अब कहिएगा गुलाम को क्यों शासक बनाया गया? देखिए, ये खरीदा जरूर था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अनपढ़ गवार और कह सकते हैं एकदम दास टाइप का था, नहीं था ये। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि यह 4 भाई था। ठीक है, इल्तुतमिश बचपन की कहानी है इसकी। इसका पिता जो था वह इसको ज्यादा मानता था, सबसे छोटा लड़का था ये, देखने में हैंडसम, ज्ञान से परिपूर्ण, सैन्य शक्ति भी इसके पास, सब कुछ में यह समझदार कह सकते हैं। पिताजी इसको बहुत ज्यादा मानते थे छोटा जब था। तो इसका तीनों भाई ने निर्णय लिया कि इसके कारण जो हम लोग को पिताजी नहीं मानते, इसको चलो मार्केट में जाकर के बेच देते हैं। उस समय खरीद बिक्री हुआ करता था दासों का, और इसको बहला फुसला के ले जाता है और वहीं मार्केट में इसको बेच देता है। और संजोग से कुतुबुद्दीन का नजर इस पे पड़ता है, क्योंकि स्मार्ट था, सब कुछ था, ठीक है, और समझदार भी बच्चा था, तो इसको उसने खरीद लिया। तो कहने का अर्थ है आगे चल करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह भी इल्तुतमिश से करवाया था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था ये। केवल आप गुलाम ही इसको नहीं समझिए, ठीक है, गुलाम उस समय खरीदते थे इसीलिए इसको गुलाम कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह अगर देखा जाए तो उसका दामाद भी रहता है। किसका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन की बेटी से इसका विवाह भी होता है। चलिए, वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का होता है कौन? इल्तुतमिश। कई बार पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश है, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम रहता है। अपने कार्यों के कारण, अब इसके कार्य क्या क्या रहे हैं, ठीक है, इक्ता व्यवस्था का प्रचलन, जो जागीरदारी व्यवस्था है, इक्ता जमीनें दे करके, जो भी अपना सेना नायक होता था उसको जमीनें दे देता था, कर रहित जिसमें टैक्स नहीं देना होता था, उसके सहारे इक्ता प्रणाली की शुरुआत इक्तेदार बनाए गए। किसके शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में यह कार्य किया। दूसरा, इसने अपनी राजधानी जो कि पहले लाहौर थी कुतुबुद्दीन के समय में, उसको दिल्ली कर दिया। तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि लाहौर से दिल्ली राजधानी लाने वाला शासक कौन था, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश। लाहौर से दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। ठीक है, तुर्क ए चालीसा, जो 40 कह सकते हैं अपना भक्त बनाया, 40 कह सकते हैं कि अधिकारी का समूह था जिसपे वह भरोसा करता था इल्तुतमिश, और उसके माध्यम से शासन व्यवस्था देखता था। तो 40 जो यहां पर अधिकारी का जो समूह है उसी को कहा जाता है तुर्क ए चालीसा। चालीसा का गठन किया, 40 अधिकारियों का समूह बनाया जिसके माध्यम से वह पूरे क्षेत्र पे शासन कर रहा था इल्तुतमिश, याद रखना है। उसके बाद इसने जो सिक्का चलाया उसको चांदी का टका, आज भी हम लोग बोलते हैं कितना टका में देते हैं, कई बार अभी भी जो है बांग्लादेश में टका चलता है, ठीक है, चांदी का टका हुआ करता था। और तांबे का सिक्का चला है उसको जीतल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जीतल कहा जाता था। यानी 48 तांबे का सिक्का एक चांदी के सिक्के के बराबर हुआ करता था। ठीक है, वही 1:48 लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहीं से भी कभी पूछ दे इसीलिए हमने आप बता दिया है। बेहतर कूटनीति द्वारा चंगेज खां मंगोल के आक्रमण से, ठीक है, यह बचाता है दिल्ली को। उसके बाद इक्ता भूमि का टुकड़ा देता है, इक्तेदारी व्यवस्था लाता है, और इक्तेदार का जो हेड बनता है ये खुद सुल्तान होता है। सेना खर्च जो होता है इक्ता के माध्यम से जमीन को दे करके वो चलता है। और इक्तेदार का काम क्या होता है? तो वो राजस्व वसूली का काम करता है, सेना रखता है, ठीक है, उसको जमीन की टुकड़ी दे दिया जाता है, जैसे 100 बीघा 500 बीघा दे दिया गया, चलो भाई तुम अपना सेना रखना, जब भी हमको
जरूरत पड़ेगा तुम अपना सेना मुहैया कराना, उसके बदले में तुम जो है टैक्स कर मुक्त जो है जमीन लो, ठीक है, और उससे जो है अपना चलाओ, गुजर बसर करो। उसके बाद अनुवांशिक नहीं था, ये इक्तेदारी व्यवस्था जो थी अनुवांशिक नहीं था, यानी पिता का अधिकार पुत्र में नहीं जा सकता है, ठीक है। हस्तांतरणीय था, जो समझदार व्यक्ति थे उसको यहां हस्तांतरित किया जाता था। शांति व्यवस्था देखना भी इक्तेदार का ही काम हुआ करता था। व्यापार को प्रोत्साहन देना भी इक्तेदार का ही काम हुआ करता था। कब? इल्तुतमिश के समय में। इक्तेदार कौन थे? जिसको जमीनें दी जाती थी शासन व्यवस्था देखने के लिए। अब देखिए, उसके बाद जब इसकी मृत्यु होती है तो इसने पहले ही घोषणा कर दिया था, क्योंकि मेरा पुत्र अयोग्य है, इसलिए हमारी पुत्री को ही दिल्ली सल्तनत पर अधिकार मिलना चाहिए, उसी को बैठाया जाए। मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका के बारे में पूछे तो याद रखना है कौन रहती है, तो रजिया सुल्तान, याद रखना है आपको नाम। मध्यकालीन भारत की या भारत की भी प्रथम पूछ दे मुस्लिम शासिका कौन है, तो नाम आपको याद रखना है रजिया सुल्तान। और इसका चुनाव जो है वहां की जनता ने किया, क्योंकि वहां के जो खलीफा थे वो सब इसके विरोध में थे, महिला को वो लोग नहीं चाहते थे शुरुआती चरण में कि कोई महिला शासिका बने, तो वो विरोध करते थे, लेकिन जनता ने इसका चुनाव किया था। और इल्तुतमिश की भी इच्छा थी कि हमारी बेटी ही गद्दी पर बैठे। अब देखिए, शासिका बनने के बाद इसने सबसे पहले क्या कर दिया, पर्दा जो कि बुर्का जो मुस्लिम महिलाओं के लिए होता है उसको इसने परित्याग कर दिया, जिससे कि जो वहां पे जो खलीफा लोग थे जो शासन के में पार्टिसिपेट करते थे वो इसके खिलाफ हो जाते हैं। फिर इसने क्या किया, अल्तुनिया से विवाह कर लिया, ठीक है, और अल्तुनिया के विवाह के बाद ही इसकी हत्या कर दी गई। किसकी? अब कहिए अल्तुनिया कौन था, तो ये भी आपका 40 में से ही था। 40 जो इल्तुतमिश ने सरदार जो रखा था, अधिकारियों का समूह 40, चहलगानी भी जिसको बोलते हैं, तुर्के चहलगानी, तो उसी में अल्तुनिया भी था। अल्तुनिया विरोध कर रहा था रजिया सुल्तान का, लेकिन रजिया सुल्तान गई उसके साथ वार्तालाप करने, मिलने गई, दोनों में प्रेम हो गया, दोनों ने विवाह कर लिया। और यह बात अब यहां पे जो इसका बेटा रहता है बहराम शाह, किसका? इल्तुतमिश का, यानी इसका भाई, अब वो भी गद्दी का दावेदार बन गया। कहा अब जो है हम, और उसको सपोर्ट कौन कर दिया, तो जो इसके राज में मुस्लिम खलीफा जो रहते थे तुर्की मुसलमान सब, जो कि इसको सपोर्ट कर दिया। और सपोर्ट किसको कर दिया? बहराम शाह को। और इसकी हत्या कैथल के पास यूपी में हिंदू डाकुओं के द्वारा करवा दी गई, दोनों की, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान। चैप्टर क्लोज। तो इसकी एक ही गलती थी, एक ही गलती थी कि वह स्त्री थी, नहीं तो अपने आप में जिस प्रकार से इसने शासन व्यवस्था शुरुआत किया था, अगर रह जाती तो कुछ और इतिहास देखने को मिलता, लेकिन इसको टिकने नहीं दिया गया और इसी के घर वाले ने ही इसकी हत्या कर दी मिल करके। चूंकि यहाँ पे तो आप जान ही रहे राजनीति में सब कुछ जो है जायज होता बताया गया है। चलिए, मृत्यु पर मिनहाज उस सिराज, इसी के बारे में बोला था, तबकाते नासरी किसकी के रचयिता कौन है, यही क्वेश्चन आपको पूछा था ना बीपीएससी टीआरई 9th-10th में। मिनहाज उस सिराज कहते हैं कि यह सभी गुणों से संपन्न थी। कौन? तो रजिया सुल्तान। उसमें एक ही गलती क्या था कि वह स्त्री थी, और कोई गलती नहीं था इसकी, ठीक है, और इसकी हत्या कर दी गई। किसकी? तो रजिया सुल्तान की। तो यहां से एक दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे विवाह किया था, कहां पे इसकी मृत्यु हुई, कैथल के पास यूपी में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, और प्रथम मुस्लिम शासिका के रूप में रजिया सुल्तान का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद इसका भाई कुछ समय के लिए बहराम शाह बनता है। उसी समय दिल्ली पर अटैक मंगोलों का होता है, ठीक है। अब देखिए, बलबन प्रमुख शासक के रूप में 1266 से 86 रहता है। बलबन भी चहलगानी का ही सदस्य था,
जो इल्तुतमिश ने 40 लोगों का जो समूह बनाया था उसी में बलबन भी था। ठीक है, बलबन ने क्या किया कि जो बहराम शाह का एक छोटा भाई था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, उससे अपनी बेटी का शादी करा दिया। नसरुद्दीन महमूद से अपनी बेटी का शादी करा दिया। वह जानता था कि यह योग्य नहीं है, अयोग्य था। ठीक है, इसके चाल चलन भी सही नहीं थे, पूरा दिन नशा करके अपना पड़ा रहता था। तो इसने जानबूझ करके बलबन ने इसको अपना टारगेट लिया और इसको अपनी बेटी से शादी करवाया। कहा जाता है कि धीरे धीरे बलबन ने, ये बीमार भी रहने लगा आगे चल करके, और कहा जाता है कि बलबन ने इसको पॉइजन देके, जहर दे करके इसकी हत्या करवा दी। ठीक है, और खुद दिल्ली के गद्दी पे बैठ गया। लेकिन कई इतिहासकार इस बात को काटते हैं कि ऐसा बात नहीं था। ठीक है, वह बीमार था, बीमारी से मर गया। अब जो भी हो, कई इतिहासकार बलबन को भी सही ठहराते हैं। ठीक है, चलिए, तो बलबन के बारे में जानिए। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कई क्वेश्चन यहां से क्रिएट होते हैं, निश्चित रूप से एक आध क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में आपको दिख जाएगा बलबन का। ठीक है, तो अति ही महत्वाकांक्षी शासक है, अति महत्वाकांक्षी। ठीक है, और ये भी तुर्क ए चालीसा जो है, तुर्क ए चहलगानी, उसी का सदस्य था। इसको पता था कि अगर दिल्ली सल्तनत पे राज करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि जो हमारे साथ जो 40 और भी अधिकारी हैं उनको समाप्त करो, क्योंकि वही यहाँ पर जो है टक्कर दे सकते हैं। और यह गद्दी पे जब बैठा अपने दामाद की मृत्यु के बाद, सबसे पहले इसने चहलगानी जो था 40 सदस्यों का जो संगठन जो इल्तुतमिश ने बनाया था उसी को समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसने जो भी इसका विरोध करता था रक्त और लौह की नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति अपनाई, उसकी हत्या कर देता था। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व का सिद्धांत दिया, यानी कोई भी शासक ऐसे नहीं बन सकता जब तक कि उसको देवता नहीं चाहे, यानी ऊपर वाला नहीं चाहे, और अपने आप को ऐसे, ये भी था गुलाम ही, बलबन भी गुलाम ही था इल्तुतमिश का, लेकिन यह अपने आप को जो है अफरासियाब वंश से जोड़ता। आगे चर्चा करेंगे। सत्ता पर पकड़ रखने के लिए सैन्य विभाग दीवाने आरिज और गुप्तचर तंत्र की स्थापना किया। कि सत्ता पे कायम रहने के लिए क्या किया, सैन्य विभाग बनाया, उसका नाम रखा दीवाने आरिज। पूछ सकता है दीवाने आरिज किस विभाग को कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में, तो याद रखिएगा सैन्य विभाग था। दरबार पर नियंत्रण करने के लिए, लोगों को डराने के लिए सिजदा और पाबोस, यानी सिजदा मतलब झुक करके सलाम करना, और साथ साथ पैर को चूमना, पैर जो होता था शासक का उसको चूमना पड़ता था जो उससे मिलने जाएगा, पाबोस, पांव को चूमना, प्रथा लागू किया। उसने दरबार में ईरानी त्योहार जो था नौरोज, उसमें अग्नि और सूर्य की पूजा की जाती थी, वर्तमान में पारसियों का त्योहार है, उसको प्रारंभ किया। तो कई बार पूछेगा नौरोज का प्रारंभ किस शासक ने किया था दिल्ली सल्तनत के, तो नौरोज का जो प्रारंभ था वह बलबन ने ही किया था। लौह रक्त की नीति किसने अपनाया, बलबन ने ही अपनाया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बलबन खुद गुलाम था, लेकिन उसने खुद का संबंध ईरान के अफरासियाब, जो कि वहां का खलीफाओं का वंश था, धार्मिक गुरु का वंश था, शाही वंश से जोड़ने की कोशिश। कहा कि हम छोटे मोटे वंश के नहीं हैं, हम अफरासियाब वंश के। ठीक है, तो अपने आप को श्रेष्ठ वंश का बताने लगा, लेकिन था ये भी गुलाम ही। उसने मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए पश्चिमोत्तर में दीपालपुर, समाना आदि स्थानों पर किले बनवाए, सैन्य टुकड़ियां स्थापित की। अपने समस्त काल में बलबन ने विस्तार से अधिक अपनी मजबूती पर ध्यान दिया। उसने ज्यादा विस्तार नहीं किया, लेकिन जितना ही क्षेत्र था उसको मजबूत करके रखा। ठीक है, तो ये यहां से बलबन से जो क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आ जाइए गुल खिले तो
अब खिलजी वंश पे आ जाइए। खिलजी वंश तो ऊपर वाला गुलाम वंश क्यों कहे, चूंकि सब आपस में गुलाम ही है एक दूसरे का, इसलिए उसको गुलाम वंश कहा गया। अब आ जाइए खिलजी वंश। 1290 से 1320, मात्र 30 वर्ष का ये शासन काल है। ठीक है, सबसे छोटा इसमें देख लीजिए काल पीरियड, अगर आप निकालिएगा तो पता चल जाएगा। सबसे बड़ा तो हमने आपको बता दिया, ये 30 वर्ष का है। आपने क्वेश्चन किया है तो उसको क्लियर ही कर लीजिए। ये 30 का है, और ये आपका सबसे ज्यादा हो गया, ये आपका 14 से, ये भी 50 वर्ष का हो गया, ये भी आपका जो है 50 प्लस का हो गया। तो सबसे छोटा जो है आपका खिलजी का ही रहेगा, मात्र 30 वर्ष का शासनकाल है। खिलजियों का शासनकाल मात्र 30 वर्ष का ही है। तो सबसे छोटा, क्योंकि दो ही वहां पे शासक ही होता है मेन रूप से, जलालुद्दीन खिलजी और फिर ये अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ही देगा। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, खिलजी वंश गुल खिले पे आ गए हैं, याद रखिए, पूरा आज कंप्लीट करा देंगे आप। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 1290 से 96 रहता है, 6 वर्ष। पूर्व में ये गवर्नर रहता था बलबन के समय में। खिलजी वंश का संस्थापक इसी को कहा जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 रहता है। ठीक है, अब आ जाइए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानिए। महत्वाकांक्षी शासक, विद्रोह किस कारण से होता है उसको इसने पहचाना, उसके उपाय ढूंढे कि किस प्रकार से विद्रोहियों को दबाया जाए, जो उसके विरोधी है उसको कैसे दबाया जाए, ये उसने सोचा। सबसे पहले इसने सैन्य अभियान किया। उत्तर भारत में प्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई, वहीं दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई। इसी के दरबार में जो है मलिक काफूर, जो कि एक हिजरा था, जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनार में खरीदा था उसको, 1000 दिनार में, जिसको कि दक्षिण भारतीय अभियान में मलिक काफूर ने बहुत ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी को योगदान दिया था। ठीक है, सैनिक सुधार करवाता है। यह सैनिक सुधार के लिए जाना जाता है। जो हुलिया प्रथा होता है, हुलिया यानी चेहरा, पहले क्या था, पासपोर्ट साइज तो फोटोग्राफ लगा नहीं सकता था ना, अभी की तरह आप साइन अपलोड कर देते हैं, उस समय था, कंप्यूटर था नहीं, तो उस समय जो है हुलिया बनाया जाता था, कितना लंबाई है, कैसा शरीर है, कैसा ढांचा है, वो सब हुलिया। तो हुलिया प्रथा यहीं से शुरुआत हुआ सेनाओं का। नहीं तो पता चला कि भर्ती हुआ कोई, जा रहा है कोई और युद्ध करने। ठीक है, तो हुलिया प्रथा की शुरुआत की। सैनिकों को वेतन देना शुरू किया। पहले क्या था, जागीरदारी, इख्तेदारी था ना, अब क्या हो जाएगा, इसको वेतन देना शुरू करेगा। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसलिए सैन्य सुधार के रूप में महत्वपूर्ण काम करता है। बाजार सुधार की नीति अपनाता है। जो दक्षिण भारत में, जो दक्कन के क्षेत्र में, जो या कहीं पे जो दोआब के क्षेत्र में अनाज होता था, डायरेक्ट उसको दिल्ली लाया जाता था, और रेट निर्धारित ये करता था दिल्ली का सल्तनत, जो अलाउद्दीन खिलजी था। आधा तो टैक्स के रूप में ही ले लेता, सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाला जो व्यक्ति है वो अलाउद्दीन खिलजी है। 50% टैक्स लेता है, 50%, कम सम में काम नहीं चलेगा। ठीक है, अन्य आर्थिक सुधार करवाता है। अनपढ़ होने के बावजूद भी, पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन फिर भी प्रगतिशील सोच रखता है। मध्यकालीन भारत का अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। पूछ सकता है कि मध्यकालीन समय का अर्थशास्त्री किसको कहा गया, किस शासक को, अलाउद्दीन खिलजी को। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानिए। अपने अधीन दीवाने रिसालत का गठन किया। यह क्या था, व्यापार वाणिज्य का जो विभाग था। अगर कोई कम तोला तो जितना कम तोला उतना मांस काटो इसके शरीर से। अब सोचिए, 100 ग्राम कम तोले तो 100 ग्राम मांस कटेगा, आप जिधर से कटवाइए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो है ये कह सकते हैं बहुत क्रूरता के साथ यहाँ पूरा लागू किया। इसके दरबार में कोई चोरी और कह सकते हैं कोई कमी, ये सब नहीं तौलता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। 3 प्रकार के बाजारों को संगठित किया। सबसे पहला बाजार था अनाजों की मंडी, गेहूं, चावल, तिलहन। इसके दरबार में कोई भूखा आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा डिजाइनर कलर ही ऐसा चूज कर दिया। कपड़ों का बाजार सराय ए अदल। ठीक है, दास दासी घोड़ा मवेशी का व्यापार अलग होता था। कपड़ों के व्यापार जो सराय अदल था उसमें सूती, रेशम और ऊनी वस्त्र
का जो खरीद बिक्री होता था। सहना की निगरानी के लिए गुप्तचर नियुक्त हुआ करते थे। बारिद और मुनिहान जो है वो सहना की निगरानी करते थे कि कोई भी व्यापारी ज्यादा मूल्य पे नहीं बेचेगा, ठीक है, ज्यादा जो है वहां पर रेट निर्धारण नहीं करेगा, ठीक है, तो यह जमाखोरी नहीं करेगा, ये सब पर ध्यान देते थे ये लोग, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी एक विजेता, साम्राज्य निर्माता, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ एवं मध्यकालीन भारत का अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम इसने विद्रोह का दमन किया, अलाउद्दीन के राज्य के खिलाफ होने वाले विद्रोह के कारण ढूंढे और उनके निदान के लिए अनेक उपाय किए, जैसे मद्यपान पर निषेध कर दिया, कोई भी दारू नहीं पिएगा नीतीश कुमार की तरफ, शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी। अगर भारत में मध्यकालीन इतिहास में किसी ने शुरू किया तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था, याद रखिएगा, शराबबंदी। क्यों? क्योंकि ये सब शराब पी के योजना बनाएगा हमको हराने का, हमको भगाने का, तो चलो भाई शराब पीने ही नहीं देंगे, कोई भी कांड होगा ही। अगर आपका शराबबंदी होता है तो आपका क्राइम भी घटता है। मैक्सिमम आप देखिएगा जो क्रिमिनल होते हैं क्राइम करने से पहले मदिरा सेवन करते हैं, क्योंकि अगर मदिरा सेवन नहीं करेंगे तो उनको उतना हिम्मत आएगा ही नहीं। चलिए, अमीरों के बीच होने वाले समारोह एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध। जो अमीर लोग हैं वैवाहिक संबंध जो आपस में बनाते हैं वो क्या होगा, उसको रोक दिया उसने। कोई भी अमीर आदमी जो है आपस में वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित करेगा। कहा है कि तुम लोग बैठ के मीटिंग करोगे और फिर हमको जो है मारने और हराने का, भगाने का प्रयास करोगे, तो मीटिंग ही नहीं होने देंगे। कोई भी जो है, कोई भी जो जलसा उलसा होगा आपस में तुम लोग मीटिंग करोगे, वो होने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो अमीरों के बीच, जो अमीर मतलब क्या, धनी व्यक्ति ने, अमीर जो उसके जो अधिकारी थे, ठीक है, उसमें जो है अमीरों के बीच में होने वाले समारोह एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया उसने। समारोह करना है, विवाह शांति से करो, 2 4 5 10 आदमी के साथ जाओ, कोरोना के टाइम पे जैसे होता था वैसे, ये नहीं कि सब मिलके मीटिंग कर लो। चलो, गुप्तचर व्यवस्था काफी मजबूत किया, गुप्तचरों को नियंत्रण के औजार के रूप में प्रयोग किया, ठीक है। तो शासन व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए पूरा गुप्तचर प्रणाली को ठोस किया। उसके बाद अलाउद्दीन का सैन्य अभियान देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो सैन्य अभियान है, अलाउद्दीन विश्व विजेता बनना चाहता था, यह भी सिकंदर के तरह ही सपना रखता था, लेकिन इसका जो गुरु था काजी मुगुसुद्दीन, उसको मना किया, लेकिन उसने भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक विस्तार की नीति अपनाई। चलो, विश्व विजेता ने, कम से कम भारत विजेता तो बनेंगे, और उसने प्रयास किया। उत्तर भारत के मैक्सिमम क्षेत्र को जीता, रणथंभौर अभियान किया, चित्तौड़ अभियान, गुजरात एवं मालवा पर आक्रमण किया और उन्हें पूर्णतः दिल्ली में मिला दिया। अतः उत्तर में उसने प्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई, उसको हरा करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। दक्षिण में वो अप्रत्यक्ष की नीति अपनाएगा, जीत करके उसको स्वतंत्र करेगा, लेकिन उसके बदले में क्या लेगा, टैक्स लेगा। दक्षिण भारतीय अभियान, अलाउद्दीन ने दक्षिण में अप्रत्यक्ष विस्तार की नीति अपनाई। मलिक काफूर, याद रखिएगा, यह व्यक्ति कौन है, मलिक काफूर, जो कि एक हिजरा रहता है। दक्षिणी अभियान संपन्न हुआ किया, इसके माध्यम से उसने दक्षिण से संसाधनों की प्राप्ति पर बल दिया, सीधे सत्ता का विस्तार नहीं किया, केवल टैक्स वसूली करता था। उन्हें जीतकर अधीनता में लाकर उन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई। चलिए, अलाउद्दीन के सैन्य सुधार, सेना में उसने घोड़ा दागने, कमजोर घोड़ा को नहीं, अब पता कैसे चलेगा, तो उसको दागना शुरू किया अपना मोहर के साथ, ठीक है। चेहरा हुलिया प्रथा लागू किया, सैनिकों को भूमि के बदले अब भूमि नहीं देंगे, अब जो है तुमको हम क्या देंगे, सैलरी देंगे, ठीक है। और यहीं से जो है वेतनमान शुरुआत हुआ। आप लोग ग्रेड पे के चक्कर में रहते हैं, चलिए अच्छा है, आप लोग को भी सैलरी अब अच्छा ही दिया जाएगा, टेंशन नहीं ले, अलाउद्दीन खिलजी के तरह ही वेतनमान दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है, और अच्छा दिया जाएगा, आकर्षक। देखिए, अलाउद्दीन की बाजार की नीति, अलाउद्दीन की कार्य प्रणाली, उसने 3 प्रकार के बाजार को संगठित किया। बाजार में प्रत्येक वस्तु दास दर नियत किए गए, यह दर होगा, प्रत्येक वस्तु का दर नियत किया गया, गेहूं कितने रुपए बिकेगा, कितने रुपए जो है अनाज बिकेगा, सबका रेट फिक्स किया गया। बाजार में गुप्तचरों एवं सहना, जो पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया, जो कि दीवाने रिसालत नामक विभाग। तो कई बार पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण था वह किस विभाग के अंतर्गत काम होता था, तो दीवाने रिसालत। कई बार यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है, एकदम नहीं भूलिएगा, जो जो क्वेश्चन घेर रहे हैं वीवीआई लिख देते हैं, कभी ना कभी दिख जाएगा आपको,
या दिखा हुआ है, ठीक है। तो दीवाने रिसालत जो था वह बाजार नियंत्रण का विभाग था, वो इसलिए करता था कि कोई वहां पर जो है अनाज का जो है काला बाजारी नहीं करे, जिससे कि लोगों को उचित दर पे सामान मुहैया हो। इसके समय में कभी जो है आपका अकाल नहीं पड़ा था अलाउद्दीन खिलजी के समय। चलिए, ऐसे अगर अकाल पड़ेगा तो उस समय ये अनाज भी मुहैया कराता था, ठीक है। बाजार नियंत्रण की नीति, कम तौलने पर कड़ी सजा, मांस काट लेने की सजा, मांस ही काटो, जितना कम तोला है उतना मांस काटो, हटाओ। चलो एकदम अभी भी होना चाहिए। ये लोग बहुत जो होते हैं ना, बहुत कम तोलने वाले लोग को एकदम मिलना चाहिए सब सजा। सहना को चूक पर गंभीर शारीरिक दंड, अगर सहना चूक किया, जो उसका गुप्तचर है अगर वो भी चूक गया, उसको भी यहाँ पर जैसे अभी जैसे होता है ना शिक्षा विभाग में ऊपर से के पाठक जी का आदेश है, तो बीओ पे भी जो है वहां पर बीओ हो, डीपीओ हो, डीओ हो, सब जो है थर थर कांप रहे हैं शिक्षा विभाग में, क्योंकि ऊपर वाला ही सिस्टम टाइट है। केवल वो नीचे वाला ही नहीं, टीचर ही दोषी नहीं, तुम भी दोषी हो, तुम भी निगरानी नहीं करते हो, तुम भी निरीक्षण नहीं करते हो सही से, तुम भी दोषी हो। अब वास्तव में है ही। सभी दुकानों व्यापारियों को रजिस्टर में सूचीबद्ध कराना, तो जितना भी दुकान होगा सब रजिस्टर करवाइए, ठीक है। क्या बेचते हैं, क्या खरीदते हैं, कहां से लाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ बताइए। उसके बाद इस क्षेत्र में व्यापार कीजिए। तो पूरा एकदम सप्लाई चेन जो था उसका सप्लाई लाइन, दोआब में किसानों को खेत में ही अनाज बेचने को मजबूर कर दिया। तुमको कितना खाते हो, कितने सदस्य हो घर में, उतना ले जाओ अनाज, बाद बाकी वहीं पर जो है एक रेट फिक्स करता था, उस रेट पर तुमको देना होगा। और वो डायरेक्ट जो है वहां से बंजारे लोग अनाज लेकर के दिल्ली के बाजार में लाते थे, ठीक है। तो देखिए, दोआब में किसानों को खेत में ही अनाज बेचने का फरमान जारी कर दिया, जिसे बंजारे अनाज व्यापारी को लेकर के सीधे दिल्ली लाना होता था। जो बंजारे होते थे वो वहां से खरीद करके डायरेक्ट उसको दिल्ली लाते थे, ठीक है, और यहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता था। कपड़ों एवं घोड़े के व्यापारियों को राजकीय ऋण भी दिया जाता था, और राज द्वारा अगर घाटा लगा तो घाटा भी सहा जाता, जैसे अभी केसीसी लोन होता है ना आप लोग, उसी प्रकार से। प्रभाव, किसान, श्रमिक और व्यापारियों को नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब किसान सोचा हम ज्यादा काहेल उपजाए, खाने लायक ही उपजाएंगे, आधा तो टैक्स में ही ले लेता है, बाद बाकी औने पौने दाम पे खरीद लेता है, काहेल हम ज्यादा मेहनत करेंगे। तो किसान लोग खेतों में काम करना कम कर दिए, मेहनत नहीं कर रहे थे, नकारात्मक प्रभाव। सैनिक उच्च अधिकारियों को लाभ हुआ, क्योंकि उनको सस्ते दाम पे सारा सामान मिल जा रहा था। चलिए, बाजार व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी। अधिकांश इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि यह किसानों के लिए दर्दनाक था। सैनिक के रूप में इसको देखा जाए तो यह सहमत की बात है कि सैनिकों को वहां सस्ते दाम पे मिल रहा था, क्योंकि उसको तो वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। पहले के तरह तो इक्तेदार है नहीं, जागीर मिला नहीं है कि खूब जो है यहाँ पे जो है एंजॉय करेगा, सैलरी मिल रहा है फिक्स, ठीक है। तो उस स्थिति में जो है सैनिकों को गुजर बसर के लिए अच्छा था, महंगाई कम थी। अलाउद्दीन के अन्य आर्थिक उपाय, दोआब में 50% तक कर वसूली किया, अत्यंत महत्वपूर्ण। पूछेगा दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था जो सबसे ज्यादा कर लिया करता था या 50% तक कर वसूली किया? तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी नाम, ठीक है। सबसे ज्यादा कर टैक्स भी यही लेता था। घरई कर, चरई कर, पशुओं के चरने पर भी कर लेता था। खेत में मुकदुम और चौधरी, ग्रामीण मध्यस्थ जो कि कर नहीं देते थे, उसका उन्मूलन किया, उन्हें कर के दायरे में लाया। जो शुरुआत में जो चौधरी सब बनते थे दिल्ली सल्तनत काल में, वो खुद टैक्स नहीं देते थे, सबसे टैक्स दिलवाते थे। उसको भी कहा तुम भी अब बक्से नहीं जाओगे, तुम भी टैक्स दो। मखदूम और चौधरी जो भी गांव का प्रमुख बने हो, दूसरे का टैक्स दिलवाते हो, तुम खुद अपना टैक्स दो पहले। चलो, बहुत अच्छा काम, ऐसा शासक तो होना चाहिए। अब बताइए, अनपढ़ शासक है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो मोहम्मद बिन तुगलक था, वो सबसे बेकार शासन करता है। तो पढ़ा लिखा कोई जरूरी नहीं है कि अच्छा शासन करेगा, कोई जरूरी नहीं कि आईएएस आईपीएस और आईआईटीएन है जो अच्छा प्रशासक बन जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। प्रशासक का गुण एक अलग गुण है, ठीक है। उसको आप देखिएगा, अकबर अनपढ़ था, अंगूठा छाप, लेकिन अगर आप देखिएगा मुगल कालीन या मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णिम युग अकबर के काल को कहा जाता है, ठीक है। उसके पीछे रीजन है ना। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राशनिक व्यवस्था किया, राशन देने का काम किया।
बर्नी लिखता है कि अकाल के समय प्रत्येक व्यक्ति को आधा मन अनाज दिया जाता था। दिल्ली में तो कभी अकाल ही नहीं पड़ा। अभी हमने बताया भी था कि दिल्ली में कभी अकाल ही नहीं पड़ा इसके समय में। उसने बकाये की वसूली के लिए भी एक बना रखा था, जो कि देता था, कर्ज देता था, उसको वसूली करने के लिए दीवान ए मुस्तखराज बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आइए, तुगलक वंश थोड़ा बड़ा है, आज थोड़ा रहने देते हैं, कल आपका कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। आज अगर शाम में पढ़ाते तो आज पूरा कंप्लीट हो जाता, लेकिन आप लोग भी थक गए होंगे, गर्मी का मौसम है, हम भी थक चुके हैं। क्या रहने देते हैं इतना? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से क्लास। बहुत लोग भाग जाते हैं बीच में ही क्लास छोड़ करके।